ਹਾਈ ਗਾਇਸ, सब बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं सीआर ऑलवेज स्वागत करता हूं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ 21 डेज चैलेंज फॉर ऑल ऑफ आर 3 सब्जेक्ट, दैट इज एडवांस अकाउंट इन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के अंदर कॉस्टिंग एंड एफएमएसएम, जिसमें कई सारे सेशन हम तीनों ही सब्जेक्ट्स के अब तक कर चुके हैं। एंड आज हमारी बारी है पुत्र एडवांस अकाउंट के सेशन नंबर 10 दी। एडवांस अकाउंट में एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन हमने अब तक अचीव कर लिया है। जितने भी चैप्टर्स आपके सिलेबस में थे वो सारे के सारे चैप्टर्स हम कर चुके हैं ऑलरेडी, और अब बात रह गई है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। तो जितने भी सेशन आने वाले हमारे होंगे उसमें हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे। 21 में से 9 सेशन हो गए तो हमारे 12 सेशन बचे हुए हैं। इन 12 सेशन के अंदर हमने सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बांट दिया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी सेशन हम करते हैं तो उसके अंदर 2 या 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बातचीत जो है कर लेंगे। हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को टच अपॉन करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्वेश्चंस के थ्रू जो है उसके जज करेंगे। साथ ही साथ अगर कोई पर्टिकुलर एएस प्रैक्टिकल नेचर का है तो उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, और अगर कोई एएस थियोरेटिकल नेचर का है तो उसके थ्योरी से संबंधित कुछ चीजें जो है हम डेफिनेटली देखेंगे। उसके अलावा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर भी हमारी नजर रहेगी, और हर सेशन में मैं आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी उत्तर करवाऊंगा। इससे पहले कि सेशन में आगे बढ़ें, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दो प्रेस, सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना होने पाए। इसके साथ ही जो भी नोट्स हम इन सेशंस के अंदर यूज कर रहे हैं, नोट्स में शेयर करता हूं पुत्र अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो आपने टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाना है। टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च ऑप्शन में डालेंगे सीए राहुल गर्ग आरएस से, तो आपको सबसे ऊपर जो है हमारा चैनल दिख जाएगा। बस आपने फटाक से ज्वाइन कर लेना है, ठीक है जी। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, आप और मैं मिलकर। टीआरजी 21 डेज चैलेंज फॉर एडवांस अकाउंट कॉस्ट एंड एफएमएसएम, जिसके अंदर आज हम बात कर रहे हैं एडवांस अकाउंट के डे नंबर 10 की। एडवांस अकाउंट का डे नंबर 10, और क्या करने वाले हैं इसमें एक मार्किंग कर दें पहले कि एडवांस अकाउंट का डे नंबर 10 है आज। और क्या करने वाले हैं इसमें, जब भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं सब कहते हैं अरे AS1 AS2, अरे रुक जा भाई, इतनी भी जल्दी है। AS1 से पहले ये तो समझ ले AS की कुछ इंट्रोडक्शन होती है, एप्लीकेबिलिटी होती है, उन चीजों को समझना जरूरी है। जब हम इंट्रोडक्शन टू AS की बात कहते हैं, इसके अंदर बेसिकली मीनिंग ऑफ AS, बेनिफिट्स ऑफ AS, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ AS की बात करी जाती है। AS को किस तरह से बनाया जाता है, स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस क्या होती है, IFRS क्या है, ग्लोबल सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या चलता है, इंड AS क्या है, वो सब बातें की जाती हैं। जब हम एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस की बात करते हैं तो सवाल उठता है कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस को जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होंगे। इसके लिए जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको 2 भाग में बांट दिया जाता है, वेदर यू आर अ कॉर्पोरेट एंटिटी और यू आर अ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी। अगर भैया तुम नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी हो तो आपको आपके बारे में जो सोचने का जिम्मा है कि आपको एएस लगेंगे या नहीं लगेंगे, वो है आईसीएआई का, जिसके हिसाब से आईसीएआई ने सभी ऑर्गेनाइजेशंस को 4 भागों में बांटा हुआ है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। जो लेवल 1 है वो है लार्ज, उसके बाद मीडियम, स्मॉल और माइक्रो। अगर आप बहुत बड़े हैं तो लेवल 1 वाली कैटेगरी में आ जाते हैं, उसके लिए कुछ कंडीशंस प्रिस्क्राइब की गई हैं। अगर वो वाली कंडीशन में फिट नहीं बैठते तो लेवल 2 में चेक कर लो, फिर लेवल 3, और अगर बिल्कुल ही छोटे हो, किसी भी लेवल में नहीं है, तो लेवल 4 में आप आ जाते हैं। इसका पर्पस ये होता है कि सो दैट अगर आप बहुत बड़े हैं तो आपको सारे एएस एंटायरिटी में एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन अगर आप उतने बड़े नहीं हैं, छोटे हैं, लेवल 2 में हैं, तो आपको कुछ एएस से राहत मिल जाएगी, फॉलो नहीं करने होंगे, कंप्लायंसेस फॉलो नहीं करनी। अगर आप लेवल 3 वाले हैं, कहते तुम तो और भी छोटे, तुम्हें और कम एएस फॉलो करना है, अगर लेवल 4 वाले हो तो बहुत सारी एग्जेम्पशन रिलैक्सेशन जो है दे दी जाती हैं। ऑब्वियसली इसके बारे में डिटेल जो चीजें हैं वो हम इन सेशन में नहीं सीख रहे, वो तो आपने हम जहां से भी पढ़ाई करी है वहां से आप ऑलरेडी कर चुके होंगे, ठीक है ना। तो यहां पर हम मेन बात जो है वो करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं, सो दैट आने वाले एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा जो है और बढ़ जाए, एंड आप इन सेशंस का प्रयोग करके बेहतरीन अटेम्प्ट जो है अपना दे सकें। उसके बाद आते हैं जी AS1। अच्छा, AS1 से पहले एप्लीकेबिलिटी में एक और चीज बता दूं, अगर आप कॉर्पोरेट एंटिटी हैं तो एमसीए आपका जो है निर्णय करता है कि आपको एएस लगेंगे या नहीं लगेंगे। उस हिसाब से आपको 2 भाग में बांटा जाता है, वेदर यू आर एसएमसी, छोटे हो या फिर बड़े हो, नॉन एसएमसी, बस इतने सी ही बात की जाती है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हमने आज के सेशन में करनी है, मतलब इन चैप्टर्स को टच अपॉन करना है। पहला है इंट्रोडक्शन टू एस, दूसरा है एप्लीकेबिलिटी ऑफ एस, और तीसरा है AS1। तो तीनों का एक एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, और साथ ही साथ कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी देखेंगे। यो ल्यो पुत्र, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन ब्रीफ। कहते हैं यार ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। नाम से क्लियर होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स बनाए गए किसके लिए, अकाउंट्स के लिए। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, हम यूजुअली वर्ड बोलते हैं कि यार देयर हैज टू बी सम स्टैंडर्डाइजेशन, कुछ स्टैंडर्डाइज प्रोसेस रहे। जैसे कि आप मैकडॉनल्ड में जाते हैं बर्गर खाने के लिए, हर बार बर्गर में एक जैसा टेस्ट आता है। आप कहीं पर भी खा लो, भारत के किसी भी कोने, चंडीगढ़ खा लो, दिल्ली खा लो, राजस्थान खा लो, इंदौर खा लो, पुणे खा लो, बॉम्बे खा लो, साउथ में खा लो, कहीं पर भी खा लो,
वो क्या, स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब एक जैसा टेस्ट उन्होंने अपनी बनाने की प्रक्रिया कुछ इस तरह से रखी है बर्गर को, तो सेम वे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड बना दिए फॉर अकाउंट्स। जब तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं थे या फिर मान लो कि ना होते, हर इंसान अपनी मर्जी से अपना ट्रेडिंग पेंडल बैलेंस शीट बना रहा है, कह रहा है यार इस बार ना मेरा ये खर्चा डालने का मन नहीं कर रहा, रहने दो छोड़ो, मैं सोच रहा हूं ये वाली इनकम ना इस बार थोड़ी एक्स्ट्रा डाल दूं, डाल दी, विंडो ड्रेसिंग जिसको कहते हैं। तो लोग डिफरेंट डिफरेंट तरह की ट्रीटमेंट्स करते थे, कई बार इंटेंशनली तो कई बार नॉन इंटेंशनली। तो एक सॉलिड बॉडी की जरूरत थी जिसके रूप में आईसीए का जन्म हुआ और उसके बाद उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है बनाने स्टार्ट किए। राइट, तो पूछ रहे कि भैया ऑब्जेक्टिव क्या, अकाउंटिंग में क्या करेंगे, तो हम जानते हैं क्या करेंगे। आपका सबसे पहले तो जी जो चॉइसेस हैं उसको एलिमिनेट कराएंगे, स्टैंडर्ड सेट ऑफ पॉलिसीज आपसे फॉलो करवाएंगे। उसके बाद कंपैरिजंस जो हैं वो तभी पॉसिबल होंगे अगर एक जैसी ट्रीटमेंट बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। मैं अपनी इंडस्ट्री का एक प्लेयर हूं, तो मेरे जैसे कई सारे और प्लेयर हैं, मैं अपने आपको कंपेयर करना चाहता हूं उन लोगों के साथ, या लेट्स से मेरे इन्वेस्टर्स हैं वो कंपेयर करना चाहते हैं कि देखते हैं जी राहुल जी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है एज अपोज टू द कॉम्पिटिटर्स। तो वो पॉसिबल तभी हो पाएगा अगर सभी की ट्रीटमेंट्स ऑलमोस्ट सिमिलर होंगी, तो दैट इज मेड श्योर बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देखते हैं, सो वी से फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है। नंबर वन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हार्मोनाइज द डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय डिफरेंट कंपनीज इन इंडिया। तो अगर स्टैंडर्ड्स ना होते तो कहते कई सारी डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज है, मतलब हर बंदा अपने हिसाब से लगा सकता है, तो उसको हार्मोनाइज करना बड़ा जरूरी था, जिसके लिए एएस बनाए गए। तो ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था। नंबर दो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फैसिलिटेट्स द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फैसिलिटेट्स द प्रिपरेशन मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, आपको नहीं समझ में आ रहा कि यार मैं इस चीज की ट्रीटमेंट कैसे करूं, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की तरफ आप रुक कर सकते हैं, वहां से आपको जो है गाइडेंस मिलेगी, नॉलेज मिलेगी। अगर आपने ये चीज इस तरह से करी है तो इसकी ट्रीटमेंट ये होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं जी मैंने इंटरेस्ट का खर्चा कर दिया, अब सिंपल सा रूल है कि भाई इंटरेस्ट तो आपका एक्सपेंस है, उसको पीएनएल में डेबिट कर दो। लेकिन एएस नंबर 16 साथ में कहते हैं कि भैया अगर तुम्हारा इंटरेस्ट जो है ना वो क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर हुआ है तो जरा ठहर जाओ। अगर एएस 16 में क्वालिफाइंग एसेट है और वहां पे कैपिटलाइजेशन की जो 3 कंडीशन बताई हुई है वो आपकी फुलफिल हो जाती हैं, इन दैट केस जो इंटरेस्ट यानी कि बोरोइंग कॉस्ट है आप उसको पीएनएल मत लेकर जाना, उसको कैपिटलाइज कर देना। राइट, तो इस तरह से हम कह रहे हैं कि दे फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड मेक देम कंपेरेबल, जो बात हमने थोड़ी देर पहले भी कही। एंड देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स गिव अ सेंस ऑफ फेथ एंड रिलायबिलिटी टू द यूजर्स। अब हम लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानने के लिए क्या करते हैं, क्या उसके सीईओ एमडी या सीएफओ के साथ मिलते हैं? नहीं, हम कहते हैं इस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लो। तो सोचो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर कितना भार है कि उन्हें सही होना चाहिए, क्योंकि लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जज कर रहे हैं मेनली उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो जहां पर बात आती है फेथ एंड रिलायबिलिटी की, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ना होते तो हम इतने इजीली जो है ऑर्गेनाइजेशंस को परख ना पाते, मेजर ना कर पाते उनके रिजल्ट्स को। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के आने से एक फेथ और रिलायबिलिटी का सिस्टम जो है बैठता है। ठीक है ना, चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 2 हमारे सामने मित्रों, कहते जी मेसर ओमेगा एंड कंपनी अ पार्टनरशिप फर्म had a turnover of rupee 1.25 crore excluding other income and borrowings of 0.95 crore in the previous year. It wants to avail the exemptions available in application of accounting standards to the non-corporate entity for the year ending 31st of March 23। तो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी की बात आ गई। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, अपन ने देखना है जी क्या लिखा है। पार्टनरशिप फॉर्म है, पढ़ते ही समझ आ गया कि नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा अगर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है तो उसकी डिस्टिंक्शन करने का जिम्मा, उसको डिफरेंट पार्ट्स में बांटने का जिम्मा और ये देखना कि कौन से एएस एप्लीकेबल होंगे। ये आईसीएआई का है और आईसीएआई ने 4 भागों में बांट रखा है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4। तो हमें ये देखना है अब इसके बाद। पहली बात तो ये क्लियर होगी कि नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है। उसके बाद क्वेश्चन ने आपको टर्नओवर और बोरिंग का डाटा दिया है, जिसके बेस पे हम ये जज करेंगे कि भाई तुम लेवल 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो। अगर आप लेवल 1 में हो देखो फिर तो कोई रिलैक्सेशन एग्जाम्पशन मिलनी नहीं, लेकिन अगर 2, 3 या 4 में हो तो डिपेंड करेगा आप 2 हो, 3 हो या 4 हो, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी रिलैक्सेशन और कितनी एग्जाम्पशन आपको मिल सकती हैं। यही सवाल हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर। ये एडवाइज द मैनेजमेंट ऑफ मेसर ओमेगा एंड कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ द एग्जाम्पशंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ एएस एज पर द डायरेक्टिव इशूड बाय आईसीएआई। कहता बताओ जी कौन सी इनको एग्जाम्पशन वगैरह मिलेंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जी। द क्वेश्चन डील्स विद द इशू ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस टू अ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी। ठीक है जी, और सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि कौन से लेवल में तुम फॉल करते हो। फॉर अवेलमेंट ऑफ द एग्जाम्पशन फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज टू बी सीन दैट मेसर ओमेगा एंड कंपनी फॉल्स इन विच लेवल ऑफ द नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी, कौन से लेवल में फॉल करते हो। एंड द क्लासिफिकेशन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द आईसीएआई।
एंड आईसीआई ने क्या बोला है कि नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी कैन बी क्लासिफाइड अंडर 4 लेवल्स, यू कैन बी लेवल 1, यू कैन बी लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4। अब हमें क्या करना है, क्योंकि उसका टर्नओवर और बोरिंग दोनों चीजें बताई हुई हैं, लेवल 1 2 3 4 सब में बड़ी बड़ी लिमिट्स हैं। लेवल 4 कौन सा होता है, जिसका टर्नओवर 10 करोड़ से कम और बोरिंग्स भी आपकी कम होती हैं प्रेस्क्राइब्ड लिमिट से, जो कि 2 करोड़ है, तो हम कहते हैं कि भाई तुम कौन हो, तुम लेवल 4 हो। तो क्वेश्चन में दोनों ही चीजें, टर्नओवर 10 करोड़ से कम है और बोरिंग भी 2 करोड़ से कम है, तो हम कहेंगे तुम लेवल 4 हो। As the turnover of Messer Omega and Company is less than rupee 10 CR and borrowings are less than 2 CR, it falls under level number 4 non-corporate entity। level 4 मतलब तुम तो सबसे छोटे हो, तो तुम्हें कई सारी एग्जामिशन रिलैक्सेशन मिलेंगी। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सी, तो वो बता देंगे। इन दिस केस AS3 14 17 18 20 21 23 24 25 27 एंड 28 विल नॉट बी एप्लीकेबल। ये वाले एएस तो ऐसे हैं जो एप्लीकेबल ही नहीं होंगे, और उसके अलावा कुछ और एएस हैं, एएस 10 11 13 15 19 22 26 एंड 29, इसमें भी रिलैक्सेशन मिल जाएगी कई सारे प्रोविजन से टू मेसर ओमेगा एंड कंपनी। अब एग्जाम के अंदर ये चीजें आप कैसे लिख कर आएंगे, या क्या क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं, मैं बताता हूं जी, इसका चांस ना बहुत कम है कि इंस्टीट्यूट आपसे स्पेसिफिकली पूछे कि बताओ कौन कौन से एएस से एग्जेम्पशन है फुल्ली और किस किस एएस से कुछ रिलैक्सेशन मिल जाएंगी। तो मुश्किल है ऐसा पूछना। जो बच्चे याद रख पाए बहुत बढ़िया, जो याद नहीं रख पाए कुछ कुछ याद रख लो, ठीक है ना, क्योंकि रट्टा मैं कभी भी नहीं कहता किसी बच्चे को मारने को, और रट्टे वाली चीज है। इंस्टीट्यूट अगर पूछेगा 1-2% चांस है, अगर आप चाहते हो कि चांस नहीं लेना सर, मैं तो फुल बटा फुल लेना चाहता हूं, मैं नहीं रिस्क लेना चाहता, तो भाई रट्टा मार लो, फिर इसका बात खत्म हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ऑल्सो गिव द रीजन फॉर योर आंसर। तो हमें 4 स्टेटमेंट दे रहा है, पूछ रहा है, कहता है जी बताओ ट्रू है या फॉल्स, और रीजन भी बताना। एक एक करते हुए पढ़ते हैं। पहला, सर्टेन फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions अंडरलाइन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहां तक तो ठीक है। अब मुझे बताओ फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption होती कौन सी है। पैरा 10 और पैरा 27 AS1 का बात करते हैं। तो अगर आप बात करते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions की, कौन कौन सी है भाई, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूवल, ये 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions होती हैं, जिसके लिए हम कहते हैं कि भाई अगर फॉलो करते हो तो मत बताना, नहीं फॉलो करते हो तो डिस्क्लोजर स्पेसिफिकली आपको देना पड़ेगा। क्वेश्चन के अंदर पुत्र, दी आर यूजुअली स्पेसिफिकली स्टेटेड बिकॉज देयर एक्सेप्टेंस एंड यूज आर नॉट एज्यूम्ड। तो आपसे पूछ रहा, कहता बताना ट्रू है कि फॉल्स है। कहता गोइंग जो आपकी फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions हैं के अंदर ये दीज आर यूजुअली स्पेसिफिकली स्टेटेड, मतलब आप खुद से बताते हो दैट हमने फॉलो किया है बिकॉज देयर एक्सेप्टेंस एंड यूज आर नॉट एज्यूम्ड। कतई फॉल्स है भाई, तो इतना गलत कैसे हो सकते हो भाई। एक्सेप्टेंस एंड यूज तो इसका एज्यूम होता है, तो आपको अलग से बताना नहीं पड़ता, तो पहले का आंसर है फॉल्स। फॉल्स। As per AS1 disclosure of accounting policies, certain fundamental accounting assumptions underlie the preparation and presentation of financial statement। यहां तक तो ठीक है, लेकिन they are usually not specifically stated because their acceptance and use are assumed। Disclosure is necessary only if they are not followed। अगर आप फॉलो नहीं करते हो, सिर्फ उसी केस में आपको इनका उत्तर डिस्क्लोजर करना पड़ता है। तो ये तो फर्स्ट पार्ट तो गलत था भाई। दूसरे पर आते हैं। कहता जी, इफ फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions आर नॉट फॉलोड इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्पेसिफिक डिस्क्लोजर इज नॉट रिक्वायर्ड। फिर वही बात भाई, कहता अगर आप इनको स्पेसिफिकली फॉलो ना करो, इफ दीज आर नॉट फॉलोड, तो डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। गलत बात, अगर फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्लोजर देना होगा। अगर फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्लोजर देना होगा। फिर से फॉल्स। एज पर AS1 इफ फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions यानी कि गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूवल आर फॉलोड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो डिस्क्लोजर नहीं देना। लेकिन इफ अ फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption इज नॉट फॉलोड, द फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज। तो तुम भी क्या हो, फॉल्स हो। तुम भी क्या हो, फॉल्स हो। लो जी तीसरा पॉइंट देखा, all significant accounting policies adopted in the preparation and presentation of financial statements should form part of the financial statement। बिल्कुल सही बात कह रहे जितनी भी आपने सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करी है while preparing your financial statement, तो that should form part of the financial statement। बिल्कुल नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर दिखाया जाता है, तो ये तो ट्रू लागे है, टरू टरू है भाई। हाँ जी, to ensure proper understanding of financial statement, it is necessary that all significant policies adopted in the preparation and presentation of financial statement should be disclosed। The disclosure of these policies as such should form part of the financial statement and they should be disclosed in one place। ये तो elaboration हो गई ना उसकी। हम जानते हैं कि एक ही जगह पर इनको डिस्क्लोज करना, और उस जगह का नाम क्या होता है, नोट्स टू अकाउंट्स। अंतिम भाग के अंदर जी, एनी चेंज इन एन अकाउंटिंग पॉलिसी विच हैज अ मटीरियल इफेक्ट शुड बी डिस्क्लोज्ड। क्लियर है यहां तक तो ठीक लग रहा है।
कोई भी चेंज आपने किया, मटेरियल इफेक्ट डिस्क्लोज करो। वेयर द अमाउंट बाय विच एनी आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अफेक्टेड बाय सच चेंज इज नॉट असर्टेनेबल। कहता फैक्ट तो बता दिया, लेकिन कितने रुपए का इंपैक्ट आया, अगर वो असर्टेनेबल नहीं है होली और इन पार्ट, द फैक्ट नीड नॉट बी इंडिकेटेड। अब ये बात गलत हो गई, ये बात गलत हो गई, आपको ये वाला फैक्ट भी इंडिकेट करना पड़ता है, तो ये फॉल्स हो गया जी, यो भी फॉल्स है। कैसन? Any change in accounting policy having a material effect in the current period or which is reasonably expected to have a material effect in later period should be disclosed। ये तो क्लियर है, ये तो फैक्ट हो गया। लेकिन where such amount is not ascertainable wholly or in part, the fact should be indicated। आपको ये बताना पड़ेगा कि हाँ जी हमने ऐसे ऐसे पॉलिसी चेंज करी है और इसका अमाउंट हाल में फिलहाल में असर्टेनेबल नहीं है, ये फैक्ट एटलीस्ट आपको बताना पड़ेगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, एग्जाम में बिल्कुल आने लायक, आपको उम्मीद करता हूं क्लियर है। चलिए जी, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे हमारे पास। सबसे पहले IASB, कहता जी IASB की फुल फॉर्म बताओ। कहता जी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इंटरनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के लागे है, के होएगा आंसर? IASB इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इंटरनेशनल भाई, आई का मतलब इंडियन इंटरनल या इंस्टीट्यूट नहीं है। आजो कहता जी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज विच आर नॉट लेवल 1 एंटिटी, जो लेवल 1 नहीं है, हुज टर्नओवर एक्सक्लूडिंग अदर इनकम एक्सीड्स रुपी डैश बट does not exceed rupee 250 crore in the immediately preceding accounting year are classified as level 2। तो बेसिकली लेवल 2 की टर्नओवर लिमिट जानना चाहता है। लेवल 1 कौन सा होता है? जहां टर्नओवर 250 करोड़ से ऊपर निकल गया। लेकिन अगर आपका लेस देन इक्वल टू 250 है बट इनसे ज्यादा है, किससे? ऑप्शन है 5 करोड़, फिर 2 करोड़, 50 या 10 करोड़, तब लेवल 2 मानेंगे। तो लेवल 2 में आने के लिए आपका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 250 करोड़। तो करेक्ट आंसर है सी, यानी कि 50 करोड़, 50 करोड़ जी। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कंसिडरेशन इन सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। तो पैरा नंबर 12 है AS1 का, जो कि बताता है आपको प्राइमरी सेकेंडरी कंसिडरेशन के बारे में। तो पूछ रहे कि इनमें से कौन सी कंसिडरेशन नहीं है इन द सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। ऑप्शन है प्रूडेंस, ये तो है, कंपेरेबिलिटी ये नहीं है, मटेरियलिटी और सब्सटेंस ओवर फॉर्म। तो इसका करेक्ट आंसर है जी कंपेराबिलिटी। कंपेराबिलिटी, प्रूडेंस, मटेरियलिटी और सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ये सभी आपकी सेकेंडरी कंसिडरेशन बनती है। प्राइमरी कंसिडरेशन होता है आपका ट्रू एंड फेयर व्यू। उसके बाद आते हैं जी प्रश्न नंबर 7। अक्सर बच्चे एग्जाम में ऐसा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखकर घबरा जाते हैं, कहते बड़ा सा आ गया। तो क्या हो गया भाई, पढ़ो आंसर करो, सिंपल सी बात है। अगर आपने सिलेबस पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। Which of the following statement would be correct in relation to disclosures to be made in the financial statements after making the change in accounting policy? तो पूछ रहे which of the statement would not be correct, तो आपको इनकरेक्ट ढूंढना है इसमें। क्या क्या चीजें? पहला, एनी चेंज इन एन अकाउंटिंग पॉलिसी विच हैज अ मटेरियल इफेक्ट शुड बी डिस्क्लोज्ड, ये तो ट्रू लग रहा है, करेक्ट है, मतलब ये आंसर नहीं है आपका, हमें तो इनकरेक्ट ढूंढना है। दूसरा, अमाउंट बाय विच एनी आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अफेक्टेड बाय सच चेंज शुड बी डिस्क्लोज्ड टू द एक्सटेंट असर्टेनेबल एंड इफ द अमाउंट इज नॉट असर्टेनेबल होली ऑन पार्ट द फैक्ट शुड बी इंडिकेटेड, ये भी क्लियर है, ये भी बिल्कुल ठीक है कि फैक्ट तो बताओगे अगर अमाउंट भी आपको नहीं पता तो। तीसरा, इफ अ चेंज इज मेड इन अकाउंटिंग पॉलिसीज which has no material effect on the financial statement for the current period but which is reasonably expected to have a material effect in the later period। कहता आपने चेंज किया पॉलिसी को, करंट पीरियड में इंपैक्ट नहीं है लेकिन आने वाले पीरियड्स में इंपैक्ट हो सकता है। the fact of such change should be appropriately disclosed in the period in which the change is adopted। बिल्कुल सही बात है, अगर मैंने इस फाइनेंशियल ईयर में कोई पॉलिसी चेंज करी और आने वाले पीरियड में उसका इंपैक्ट पता चलेगा तो जिस पीरियड में चेंज किया यानी कि इस पीरियड में, करंट पीरियड में मुझे डिस्क्लोजर देना होगा। ये भी ठीक लग रहा है, सारे ठीक लग रहे हैं। लास्ट वाले पे आगे, if a change is made in an accounting policy which has material effect on the financial statements for the current period and is reasonably expected to have a material effect in the later period। कहता है चेंज किया पॉलिसी में, करंट पीरियड में इंपैक्ट भी है और फ्यूचर वाले पीरियड्स में भी होगा। द फैक्ट ऑफ सच चेंज शुड बी एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज्ड ओनली इन द लेटर पीरियड दैट इज द ईयर नेक्स्ट टू द ईयर इन विच द चेंज इज अडॉप्टेड। ये क्या बात हुई? नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं, वापस पढ़ते हैं। कहता फैक्ट ऑफ द चेंज शुड बी डिस्क्लोज्ड ओनली इन द लेटर पीरियड। ना ना ना, जिस पीरियड में चेंज करते हो उसमें तो आपको डिस्क्लोजर करना ही पड़ता है, आप उसका फैक्ट छुपा थोड़ी सकते हो। अगर मैंने करंट पीरियड में कोई पॉलिसी चेंज करी, माना भाई करंट पीरियड में उसका इंपैक्ट नहीं हुआ, आने वाले पीरियड में होगा, तो ये थोड़ी सिर्फ आने वाले पीरियड में बताऊंगा। फॉर कंप्लीट डिस्क्लोजर, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि भाई फेथ, रिलायबिलिटी नाम की चीजें, तो अगर आपने करंट पीरियड में कुछ भी किया है आपको उसकी जानकारी अपने यूजर्स को देनी ही होगी, आप छुपा
नहीं सकते। तो ये लास्ट पॉइंट जो है डी, ये इस क्वेश्चन का उत्तर बनेगा उत्तर। दिस इज द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट, तो हम इसको मार्क कर लेते हैं जी। ठीक है, तो ये था आपका डे 10 एडवांस अकाउंट का, जहां पर हमने इंट्रोडक्शन, एप्लीकेबिलिटी और AS1 की कुछ बातें करी। आपसे मुलाकात करूंगा पुत्र अगले सेशन में, तब तक दे वास्ते बाय बाय।